गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वर संधि तथा स्वर संधि के प्रकार पर। ठीक है, खास तौर पे हम लोग कक्षा 10 का सिलेबस पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 में आप लोगों को बता दें कि स्वर संधि में सिर्फ आपको दो वृद्धि संधि और यण संधि ही पढ़नी है। तो थोड़ा सा फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि स्वर संधि क्या है। इससे पहले आप लोग स्वर संधि क्या है इसके विषय में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार उस पर चर्चा करते हैं कि स्वर संधि है क्या। ठीक है, स्वर संधि तो स्वर संधि जैसा कि आपको पीछे भी बताया जा चुका है कि स्वर संधि क्या होती है। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसके मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देख लेते हैं फिर से। जैसे राम धन अवतार। ठीक है, राम धन अवतार। अब इसमें संधि कैसे होगा यह देखते हैं। राम म से अ को ले लेते हैं तथा अवतार से अ को, और अ मिलकर के क्या होंगे, आ हो जाएंगे। और यहाँ पे यह संधि हो जाएगी रामावतार। क्या होगा, रामावतार। ठीक है, तो यह हो गया स्वर संधि। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्वर संधि के प्रकार या भेद। ठीक है, स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, यह क्या है, स्वर संधि के प्रकार हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब आप लोगों को बता दें कि कक्षा 10 में आप लोगों को सिर्फ वृद्धि संधि और यण संधि ही पढ़नी है। कौन कौन सी संधि पढ़नी है, वृद्धि संधि और यण संधि। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वृद्धि संधि पर चर्चा करते हैं कि वृद्धि संधि क्या है। ठीक है, और इसमें के नियम क्या हैं, इसका सूत्र क्या है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं वृद्धि संधि पर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, इसका सूत्र क्या है, सूत्र वृद्धि रेचि। क्या है सूत्र, वृद्धि रेचि। ठीक है, अब यह तो हो गया सूत्र।
तो सूत्र क्या कहता है या नियम के माध्यम से देखते हैं। नियम क्या है, इसको देखते हैं। नियम है जब अ या आ, क्या अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ए या आए ए या ए तथा ओ तथा औ आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, क्रमशः ए और औ हो जाता है। ठीक है, इसका नियम क्या है कि जब अ या आ के बाद ए या ए या ओ और औ आए तो वह क्रमशः क्या हो जाते हैं, ए और औ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या बनेगी, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अ धन ए। ठीक है, आपका सूत्र क्या कह रहा है, यही कह रहा है क्या कि अगर अ या तो सबसे पहले हम अ को समझाते हैं, देखते हैं कि यह कैसे है। तो अ के बाद अगर ए आता है तो यह क्या हो जाएगा, यह ए हो जाएगा। ठीक है, ए। और यदि अ के बाद ए, ठीक है, अ के बाद ए आए तो भी क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, ए होगा। कैसे, यह आगे आपको उदाहरण के माध्यम से बताया जाएगा। तो एक कंडीशन यह होगी कि जब अ के बाद ए आएगा तो ए होगा, और यदि अ के बाद ए आएगा तो भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको देखते हैं कि आ, ठीक है, आ धन ए क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और इसके बाद जो चौथी कंडीशन है वह होगा आ धन ए बराबर ए। ठीक है, यह समझ में आ गया क्या है। नियम कह रहा है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यही क्या कह रहा है, आपका नियम कह रहा है। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अ धन ए बराबर ए, अ धन ए बराबर ए। ठीक है, एक कंडीशन तो यह बन गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ धन ए बराबर ए और आ धन ए बराबर ए। ठीक है, यह हो गया। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, तो इसको तरह से भी हम लिख सकते हैं अ धन ओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, औ। फिर इसके बाद अगली कंडीशन बनेगी अ धन औ बराबर औ। ठीक, और अगली कंडीशन क्या होगी, आ धन ओ बराबर औ और आ धन औ बराबर औ। ठीक है, यह कंडीशन बनेगी। क्या क्या, और के बाद यही नियम भी कह रहा है। नियम क्या कह रहा है कि यदि अ, ठीक है, अ या आ के बाद अ या आ के बाद ए या ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, के बाद अगर ए या ए आता है तो ए हो जाएगा, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो यह मिलकर के क्रमशः क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। ठीक है, औ हो जाएगा। ठीक, यह नियम कह रहा है। तो अब नियम में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि है कन्फ्यूजन। नियम क्या कह रहा है कि अ या आ के बाद ए या ए आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अगर अ या आ के बाद
ओ या औ आता है तो उसकी जगह पे अ हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे लिख करके भी हम समझा दिए कि यदि अ के बाद ओ आ रहा है तो क्या होगा, अ के बाद औ आ रहा है तो क्या होगा, और आ के बाद ओ आ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से अ के बाद अगर ए या ए आ रहा है या आ के बाद ए या आ रहा है तो वो क्या हो गया, वह आपको बता दिया गया। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ए आएगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो क्या हो जाएगा, औ। ठीक है, औ हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उदाहरण देखिए, जैसे न धन एवं, न धन एवं तो क्या हो जाएगा, है? क्या होगा, नैवम, नैवम। ठीक है, कैसे होगा इसको बताइए। ठीक है, देखते हैं कैसे हो गया। न में क्या है, अ। आप जानते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं, वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो न में क्या है, अ है। ठीक है, तो न से हम अ ले लिए। ठीक है, अब यह क्या हो गया, इस तरह से हो गया। और यहाँ एवं के में से हम क्या करेंगे, ए ले लेंगे। ठीक है, ए और अ और ए मिल कर के क्या हो जाएंगे, ए। और इस तरह से यह क्या हो गया, नैवम। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे देव धन औदार्यम, औदार्यम। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, देवौदार्यम, देवौदार्यम। ठीक है, कैसे होगा इसको देखिए। देव के व से हम क्या करेंगे, अ ले लेंगे। ठीक है, और इधर औदार्यम से औ। ठीक है, यह दोनों मिलके क्या होंगे, औ हो जाएंगे। कैसे, अभी आपको नियम में बताया गया था कि यह औ कैसे हुआ। ठीक है, आपको बताया गया था कि कैसे औ हुआ, और इस तरह से यह क्या हो गया, देवौदार्यम। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर पुनः देख लीजिए। देखिए पहला उदाहरण देखिए, न धन एवं बराबर नैवम हुआ। कैसे हुआ, अ धन ए बराबर ए। ठीक है, और न धन ए मिल करके जब ए बना दिए तो यहाँ पे जब हम न से यह निकाल दिए तो यह न क्या हो गया, हलंत हो गया। अब इस न पे ए की मात्रा लग गई है तो यह न हो गया, और इधर से ए निकल गया था तो यह क्या हो बचा था, यह इस तरह से बचा था। ठीक है, वह क्यों, क्योंकि वम, क्यों, क्योंकि ए तो यहाँ पे चला आया था। तो ठीक है, तो यह हो जाएगा नैवम। ठीक है, इसकी कंडीशन इस तरह से भी आप देख सकते हैं, न धन ए धन वम बराबर नैवम। ठीक है, यह इस तरह से होगा। ठीक है, इसी तरह से यह भी होगा। कैसे, देव धन औदार्यम बराबर देवौदार्यम। देव के व से अ निकल गया तो यह हलंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब व्यंजन वर्ण से स्वर निकल जाता है तो वह हलंत हो जाता है। ठीक है, तो वह हो गया, और इधर औ यहाँ आ गया, अ और औ मिल करके औ हो गए, और इस तरह से यह क्या हो गया, देवौदार्यम। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे लता धन, लता धन ऐसा, लता धन ऐसा, ठीक है। अब इसमें संधि वृद्धि संधि के नियम के हिसाब से करिए तो क्या होगा, लता आ धन ए बराबर क्या होगा, ए, और यह क्या हो जाएगा, लता धन ऐसा, तो आ धन ए बराबर ए, तो क्या हो जाएगा, लतैसा। क्या होगा, लतैसा, लतैसा, ठीक है। यह क्या होगा, लता धन ऐसा बराबर लतैसा। कैसे हुआ यह देख लीजिए, आ धन ए बराबर ए, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, उष्ण, उष्ण धन ओदनम, उष्ण धन ओदनम, ठीक है। तो क्या होगा, उष्णोदनम, क्या हो जाएगा, उष्णोदनम, ठीक है। कैसे यह उष्णोदनम हुआ इसको देख लीजिए, अ धन ओ बराबर औ। क्यों औ हो गया, क्योंकि जो हमारा नियम है वह यही कह रहा है। क्या कह रहा है नियम, नियम यह कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो अ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ के बाद ओ आया है, इसलिए यह क्या हो गया, अ हो गया, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगली संधि को देख लेते हैं। तो अगली संधि से पढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कर दें कि वृद्धि संधि है क्या। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है वह है वृद्धि रेचि। सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि, ठीक। और नियम क्या कहता है, नियम कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ए या ए आता है तो उसकी जगह पर ए हो जाएगा, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो उसकी जगह पर औ हो जाता है, ठीक है। इसको आपको उदाहरण के माध्यम से बता दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अगली संधि को देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। और वह सिलेबस आपका क्या है, आपके सिलेबस में कौन सी अगली संधि, वह है यण संधि, ठीक है। यण संधि, यण संधि, यण संधि, ठीक। यण संधि, यण संधि का सूत्र क्या होता है, सूत्र इको यणचि, ठीक है। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग सूत्र की ही व्याख्या करते हैं कि हमारा जो सूत्र है वह क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो जब हम इको यणचि का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एक एक धन यण धन अच, ठीक। एक धन यण धन अच। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें यह क्या होगा, तीन शब्द मिलेंगे। कौन कौन से, एक, यण और अच। अब यह आपके मन में आया होगा कि यह है क्या, ठीक है।
कि एक का मतलब क्या होता है, यण का मतलब क्या होता है, अच का मतलब क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इको यण अची। अब आप लोग कहेंगे कि मैम यह क्या करती, आप एक यण अच लिख दी, तो यह हम क्या किए, इसमें संधि विच्छेद कर दिए। ठीक है, तो हम जब संधि विच्छेद किए इको यण अची का, तो हमें क्या हुआ, 3 शब्द मिले। कौन कौन सा, एक धन, यण धन यच। ठीक है, तो अब इक क्या होता है, यण क्या होता है और अच क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक की चर्चा करेंगे। इक, तो इक क्या है, एक प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार। अब आप लोग संस्कृत में, जो लोग संस्कृत पढ़ते होंगे वो लोग संस्कृत में पढ़े होंगे प्रत्याहार क्या है, और जो नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा जान लें, बहुत ज़्यादा आप लोगों को उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, संस्कृत में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एक प्रत्याहार है, और प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा नाम है, कोई बहुत बड़ा नाम है, तो उसको हम क्या करते हैं कि छोटा करने का प्रयास करते हैं कि हमारा समय बच जाए, हम उसको सुगमता से बोल लें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। इसी तरह से जो प्रत्याहार है यह भी क्या करता है, जो हमारे स्वर वर्ण हैं या जो व्यंजन वर्ण हैं उनको क्या करता है, छोटा करता है। ठीक है, प्रत्याहार। तो यह जो एक है यह एक प्रत्याहार है। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं हम इसको देखते हैं। तो एक प्रत्याहार के अंदर ई, छोटी ई, उ, री और रे, यह इतने अक्षर आते हैं। क्या क्या आते हैं, ई, उ, री और रे। ठीक है, यह समझ में आ गया कि एक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो यह होते हैं ई, उ, री और रे। ठीक, अब उसके बाद दूसरा आपका अक्षर क्या है, यण है। ठीक है, तो अब यण भी क्या है, एक प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं इसको देखते हैं, यण। ठीक है, यण प्रत्याहार। ठीक है, तो इसके अंदर य, व, र और ल। ठीक है, यह आते हैं। तो आप लोग हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि य, व, र, ल यह सभी क्या हैं, हलंत हैं। ठीक है, ये यण प्रत्याहार के अंदर आते हैं। अब उसके बाद अब अगला अक्षर क्या है, अच। अच शब्द है। अब इस अच के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, अच। ठीक है, तो कौन कौन से अक्षर आते हैं यह बताने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो स्वर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अच भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अच कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्वर हैं, कितने स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और उन 11 वो सारे के सारे जो 11 वर्ण हैं वह क्या हैं, इसी अच प्रत्याहार के अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसको हम लोग देख लेते हैं, अ, ई, उ, ए, री, ऐ, ओ और औ। ठीक है, यह क्या है, अच प्रत्याहार के अंदर अक्षर है। ठीक है, कौन कौन से, अ, ई, उ, ए, री, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो अब पुनः हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं, अपने सूत्र पे आते हैं कि इको यण अचि का क्या मतलब होता है। हम यह देखते हैं क्यों, क्योंकि उसका हम लोग संधि विच्छेद कर दिए, तो देख लिए कि एक धन यण धन अच। ठीक है, तो एक प्रत्याहार है, यण एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है, और इनके अंदर कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं यह भी क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको बता दिया गया कि एक के अंदर क्या कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो एक के अंदर ई, छोटा उ, री और री आते हैं। उसके बाद यण प्रत्याहार के यानी यण के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो य, व, र और ल आते हैं। इसके बाद अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं, अ, ई, उ, ए,
री ऐ ओ औ, ठीक है। अच को हम स्वर भी कहते हैं, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्वर को अच भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने सूत्र की व्याख्या करते हैं कि हमारा सूत्र क्या कहता है, ठीक है। हमारा सूत्र कहता है कि जब इक प्रत्याहार, इक के बाद अच आए तो क्या हो जाता है, यण हो जाता है, ठीक है। यह क्या है, यह हमारा सूत्र कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब इक के बाद अच आए तो यण हो जाता है, ठीक है। तो इसकी हम व्याख्या कर देते हैं, यानी कि इसका हम नियम देख लेते हैं हम लोग। तो नियम देखिए, नियम, ठीक है। यह नियम देखते हैं कि नियम क्या है। तो नियम है कि जब ई या ओ, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ ई ओ ऋषि तथा लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसकी जगह पर यण, यानी कि य व र और ल हो जाते हैं, ठीक है। नियम क्या कह रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, नियम कह रहा है कि यदि ह्रस्व ई ओ री और रे के बाद, क्या कह रहा है, के बाद कैसा स्वर है, असमान, ठीक है। असमान स्वर आए तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, क्रमशः क्या होगा, क्रमशः य व र और ल हो जाता है, ठीक है। नियम समझ में आ गया। नियम क्या कह रहा है कि यदि ह्रस्व ई उ री लृ के बाद, ठीक है, कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः उसकी जगह पर य र ल व हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको साफ कर देते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे यदि धन अपि, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ठीक है। यद्यपि हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यदि, अभी आप नियम पढ़े हैं कि कैसे होगा। तो नियम क्या कह रहा था कि यदि इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आता है तो यण प्रत्याहार हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रत्याहार के अंदर आप लोगों को बता दिया गया कि कौन कौन से अक्षर आते हैं, अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं तथा यण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं, यह आपको क्या किया गया, बता दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे यद्यपि कैसे हुआ इसको देख लीजिए। तो यदि देख रहे हैं कि यदि के द पर क्या है, छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ए, ठीक। और अपि, दूसरा शब्द हमारा क्या है, अपि, और उसका जो पहला शुरुआती वाला अक्षर है, शुरू का जो अक्षर है वह क्या है, अ है, ठीक है। तो जब ई और अ मिलेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा। कैसे होगा, यह आपका नियम कह रहा है। क्यों, अब कितनों लोगों के जो है कि मन में यह भी आ रहा होगा कि
यह ही क्यों हुआ? तो जैसे आप 2 दूनी 4 ही पढ़ते हैं, तो इसी तरह से ई और अ मिलेंगे तो यह क्या होगा? यह ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह ई और अ मिलकर यह हो गए और यदि धन अपि मिलकर के यद्यपि हो गया। अगला उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, मधु धन अरि, यह क्या हो जाएगा? मध्वरि। कैसे होगा? मध्वरि। ठीक, कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि मधु, ध में क्या है? ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो यह ऊ की मात्रा हम क्या करेंगे? यहाँ पे यह ऊ ले लेंगे और यहाँ पे यह अरि से अ ले लेंगे। ठीक है, और यह दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वह। और इस तरह से यह क्या हो गया? मध्वरि हो गया। ठीक है, तो अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। मातृ, मातृधन अंश, मातृधन अंश क्या हो जाएगा? मात्रांश हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा। ठीक है, यह मात्रांश हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलत हो गया, इसको फिर से देख लेते हैं। यह हो जाएगा मात्रांश, मात्रांश। ठीक है, कैसे होगा? तो आप देख रहे हैं कि मातृ, त पर क्या है? री की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे यह री और यहाँ पे यह अ, और री और अ मिलकर के क्या हो जाएंगे? र। ठीक है, और यह इस तरह से क्या हो जाएगा? मात्रांश। एक और उदाहरण देख लेते हैं। लृ धन आकृति। ठीक, ये क्या हो जाएगा? लाकृति, लाकृति। कैसे होगा? तो लृ धन आ बराबर क्या हो जाएगा? ला। ठीक, इस तरह से यह लाकृति हो गई। ठीक है, तो यण संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः देख लीजिए। सूत्र इसका है इको यणचि, यानी कि इस सूत्र का मतलब है कि एक प्रत्याहार के बाद यदि अच प्रत्याहार आता है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? यण प्रत्याहार हो जाता है। यानी कि नियम है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, लृ और री के बाद असमान स्वर आते हैं तो उसकी जगह पे क्रमशः य, र, ल, व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको उदाहरण बता दिया गया और आपका नियम तथा सूत्र भी आप लोगों को बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस संधि को समझ गए होंगे, और अगर जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर उसको कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताइएगा, उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, ओके, बाय।